प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेहताब खावा में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा एक्स अक्ष से लंबिक दूरी को क्या कहते हैं। देखिए, इसके कंसेप्ट को समझिए। इसमें बहुत अच्छे लोग जो है इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हैं और गलत आंसर दे बैठते हैं। तो ये हमारा एक्स डैश, ये वाई डैश है। अब यहाँ से पूछा गया है एक्स अक्ष से लंबिक दूरी। तो देखिए, एक्स अक्ष से लंबिक दूरी इधर चला गया, आप इधर चले जाइए, नीचे की ओर चले जाइए। यानी कि एक्स अक्ष से लंबिक दूरी यानी 90 डिग्री के कोण पर ऊपर चले जाइए, या तो 90 डिग्री के कोण पर नीचे चले आइए। तब यहाँ से जब आप ऊपर जा रहे हैं, या तो एक्स अक्ष से नीचे जा रहे हैं, चाहे तो इधर जाइए, इधर नीचे आइए। तब कहीं भी आते हैं तो आप एक्स अक्ष से दूर जा रहे हैं। एक्स अक्ष से किधर जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं। तो यानी कि आप किधर जा रहे हैं? वाई अक्ष की तरफ जा रहे हैं। तो एक्स अक्ष से लंबिक दूरी को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं, यानी वाई निर्देशांक कहते हैं। ठीक है। यदि आप इसे एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे तो आसानी से आप समझ पाएंगे। ट्रिक क्या है कि जैसे मान लीजिए ये आपका घर है, एक्स अक्ष जो है आपका घर है। आप अपने घर से दूर चले जाते हैं, किसी दूसरे के यहाँ चले जाइएगा, अपने दोस्त के यहाँ चले जाइएगा। तो यहाँ पर दो ही अक्ष है, एक है एक्स अक्ष जिसको भुज कहते हैं, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और एक है वाई अक्ष जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो अब मान लिया जाए आप अपने घर से 90 डिग्री के कोण पर बाहर चले जाते हैं, तो किसी दूसरे के यहाँ पहुँच जाते हैं। कहाँ पहुँच जाते हैं? आपके यहाँ दो ही घर है, आपके गांव के आसपास में दो ही घर है, तो आप कोटि के चले जाते हैं। यानी एक्स अक्ष से लंबिक दूरी क्या होता है? कोटि। एक्स अक्ष से लंबिक दूरी को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? कोटि होगा। आप यदि इस ट्रिक को अच्छा से समझे होंगे तो आप कभी भी इस क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे। अब देखिए, इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि वाई अक्ष से लंबिक दूरी को क्या कहते हैं? वाई अक्ष से लंबिक दूरी को क्या कहते हैं? वाई अक्ष से लंबिक दूरी को क्या कहते हैं? अब देखिए यहाँ पर वाई अक्ष से कहा जा रहा है। तो यदि आप वाई अक्ष से दूर जाते हैं तो आप किधर जाइएगा? तो यानी कि अपने मान लीजिए आप घूमने गए हैं वाई के यहाँ, वाई अक्ष से दूर जाते हैं। तो वाई अक्ष से दूर जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? अपने घर तरफ जाएंगे, यानी एक्स अक्ष की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है इसका ट्रिक क्या है कि जस्ट उल्टा आपको याद रखना। एक्स अक्ष से लंबिक दूरी कहेगा तो यानी वाई अक्ष की तरफ जा रहे हैं। वाई अक्ष से लंबिक दूरी कहेगा तो एक्स अक्ष की तरफ जा रहे हैं। यानी कि वाई अक्ष से लंबिक दूरी, तो वाई अक्ष से हम दूर जा रहे हैं, तो किधर जा रहे हैं? एक्स अक्ष की तरफ, यानी कि भुज की तरफ जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? भुज होगा। वाई अक्ष से लंबिक दूरी को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। तो इसे आप अच्छा तरह से समझ गए होंगे, याद कर लिए होंगे। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अब देखिए एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। तो चलिए इसके बारे में भी कुछ हम ट्रिक बताते हैं। तो देखिए, पहले आप एक निर्देशांक हम बना लेते हैं, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। अब यहाँ पर पूछा गया है यहाँ से यहाँ तक को एक्स अक्ष कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि कहता है इसका निर्देशांक क्या होगा। यदि मान लिया जाए यहाँ पर कोई बिंदु है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका निर्देशांक क्या होगा? तो इसका एक ट्रिक बता रहे हैं मैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर कोई बिंदु है तो इसका निर्देशांक क्या होगा? x0 होगा। ठीक है। x0 इसलिए होगा कि मान लिया जाए यहाँ से यहाँ 2 है, ठीक है, तो 2 0 हो जाता है, यानी कि x निर्देशांक से रहेगा, y निर्देशांक 0 होगा। अब इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझिए कि यहाँ पर आप अपने घर में, कहाँ पर हैं? आप अपने घर में, और आपके यहाँ एक दोस्त आया है, ठीक है, एक्स अक्ष है और आपका एक दोस्त वाई है। तो आप अपने घर में हैं, तो आप अपने घर का मालिक हैं,
ठीक है। और आपके यहाँ कौन आया है, वाई अक्ष आया है, तो वाई आपके यहाँ क्या होगा, जीरो होगा, यानी वो आपके यहाँ मालिक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए एक्स अक्ष पर कहीं पर भी लीजिएगा तो आप जो है वहाँ का मालिक हैं, और वाई जो है आपके यहाँ आया है तो वो आपके यहाँ मालिक नहीं हो सकता, वो आपसे छोटा होगा, यानी वो आपसे क्या होगा, छोटा होगा, तो वो जीरो होगा। तो ठीक है, तो इस तरह से एक्स अक्ष का निर्देशांक जब भी होगा तो एक्स अक्ष का निर्देशांक जब भी होगा तो क्या होगा, एक्स कोमा जीरो होगा। तो आप अच्छा से इसको समझ गए होंगे कि क्यों जीरो होगा। अब लीजिए इसको मैथमेटिकल हिसाब में आपको बताते हैं, यानी एक्स अक्ष पर यहाँ पर बोला जा रहा है और यहाँ से वाई अक्ष पूछा जा रहा है। तो आपको पहले बता चुके हैं कि एक्स अक्ष से लांबिक दूरी क्या पूछा जा रहा है, एक्स अक्ष से लांबिक दूरी या तो 90 डिग्री ऊपर या तो 90 डिग्री नीचे। लेकिन कोई बिंदु जो है ये जस्ट एक एक्स अक्ष पर ही खड़ा है, तो ये ना तो एक्स अक्ष के ऊपर है ना तो एक्स अक्ष के नीचे है, तो इसीलिए एक्स का इसका निर्देशांक क्या होगा, एक्स जीरो होगा। यानी कि ये वाई अक्ष में ना तो ऊपर गया है ना तो नीचे गया, एक्स अक्ष से ना तो ऊपर है 90 के ना नीचे है, तो इसलिए इसका निर्देशांक एक। दूसरी बात याद रखने का ट्रिक क्या बताया आप लोगों को कि आप एक्स अक्ष का निर्देशांक पूछा है तो एक्स अक्ष रहेगा और वाई जीरो होगा। क्यों होगा, एक्स अक्ष यानी कि अपने घर पर है तो अपने घर पर वो मालिक है, और उसके यहाँ कोई दूसरा आया है तो वो मालिक नहीं है, वो शून्य है, जीरो है, उसका वहाँ पर कोई पावर नहीं चलेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि वाई अक्ष का निर्देशांक क्या होता है। तो अब देखिए उसी ट्रिक को आप याद कीजिए, जैसे यहाँ पर है ये वाई अक्ष, ये क्या है, हमारा वाई अक्ष है, इसका निर्देशांक क्या होगा। तो आप इसको दो तरीके से समझिए, मैथमेटिकल हिसाब से समझिएगा। तो यहाँ से कह रहा है कि दूर जाने के लिए, यहाँ से क्या कह रहा है, दूर जाने के लिए। तो एक्स अक्ष का निर्देशांक पूछ रहा है, तो यहाँ से यानी कि कोई बिंदु यहीं पर है, कोई बिंदु यहीं पर है, तो वो एक्स अक्ष पर ही है, तो ये एक्स अक्ष से दूर तो नहीं है। तो एक्स अक्ष से है तो यहाँ पर, ठीक है, एक्स अक्ष पर है, वाई अक्ष पर है, उल्टा सॉरी बोल रहे हैं, वाई अक्ष पर है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका निर्देशांक जीरो और वाई होगा। यानी कि ये एक्स अक्ष से वाई अक्ष से तो दूर नहीं है, वाई अक्ष से दूर जाते हैं तब एक्स निर्देशांक होता है, तो वाई अक्ष पर ही है। ठीक है, तो वाई अक्ष पर है तो वाई है, लेकिन यहाँ से दूर जाते तो एक्स इसका कुछ बनता, लेकिन यहाँ पर दूर नहीं जा रहे हैं, इसलिए इसका निर्देशांक क्या होगा, जीरो कोमा वाई होगा। एक दूसरी बात आप समझिए कि यदि आप अपने घर पर हैं, वाई इस बार जो है वाई अक्ष आपका घर है, वाई अक्ष आपका घर है तो आप मालिक हैं, वाई आप जो है मालिक हैं, लेकिन आपका ये जो है एक्स जो है ये आपके यहाँ आया है गेस्ट के रूप में, अतिथि के रूप में, दोस्त के रूप में आया है, तो ये आपका क्या होगा, जीरो होगा। तो ये याद रखने का ट्रिक है कि वाई अक्ष का निर्देशांक कितना होगा, तो वाई अक्ष का निर्देशांक कितना होगा, शून्य कोमा वाई होगा। ठीक है, दो तरीके से हमने बताया। ठीक है, पहला बताया मैथमेटिकल हिसाब से कि वाई आप वाई अक्ष पर हैं तो वाई है ही, और यहाँ से दूर आप तो हैं नहीं, अब दूर जाते तो एक्स होता, लेकिन यहाँ से दूर नहीं, इसी पर है, ना तो इधर है ना तो इधर है 90 डिग्री पर, अब दूर नहीं जा रहे हैं। वाई अक्ष से दूर को हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, वाई अक्ष से दूर को 90 डिग्री, लांबिक दूरी को एक्स अक्ष कहते हैं, लांबिक दूरी या तो आप दूर है नहीं, यहीं पर बैठे हैं। एक उदाहरण तक तौर के समझ सकते हैं आप कि जैसे मैंने ये पेन जो है ये कागज़ पर रख दिया, पैड पर रख दिया, तो ये कलम जो है पैड से कितना ऊपर है, तो ना तो पैड से ऊपर है ना तो पैड से नीचे है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर यदि कोई एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो ये ना तो एक्स अक्ष से ऊपर है ना तो एक्स अक्ष से नीचे है। यदि कोई बिंदु वाई अक्ष पर है तो ये वाई अक्ष से ना तो दूर है, यानी कि इधर है, ना तो इधर है, तो इसलिए वाई अक्ष का निर्देशांक जीरो क्या होता है, जीरो वाई। चलिए हम लेते हैं चलिए हमारा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि मूल बिंदु, तो ये हमारा मूल बिंदु है जहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष काटता है, जिस बिंदु पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष काटता है उसी बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ का निर्देशांक क्या होगा, यहाँ पर निर्देशांक क्या होगा। तब आप बताइए कि ये जो है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु पर है। ठीक है, तो ये कहाँ है, ना तो ऊपर है ना तो जी नीचे, यानी कि ना तो ऊपर गया ना तो नीचे गया, ना तो इधर गया ना इधर गया, इसलिए यानी कि इसका निर्देशांक क्या है, जीरो जीरो, इसका निर्देशांक क्या है, जीरो जीरो है। ठीक है, तो
इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 0 0। ठीक है। अब देखिए, अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। दो क्रमिक संख्याओं का एचसीएफ होता है। देखिए, दो क्रमिक संख्या यानी कि मान लीजिए आप लेते हैं क्रमिक संख्या लगातार होता है। क्रमिक मतलब क्या होता है, लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप यहाँ पर से किसी दो लगातार संख्या को लीजिए। हमने यहाँ पर चूज किया 9 10। क्या चूज किया, 9 10। अब 9 और 10 का मौसा निकालिए। तो अब 10 में 9 से भाग दीजिए, तो 9 एका कितना हो जाएगा, 9। अब यहाँ पर 1 आया शेष, 1 से 9 में भाग दीजिए, 1 9 में 9 हो जाएगा। तो किससे भाग देने के बाद पूरा पूरा कटता है, तो 1 से, तो 901 हो गया। ठीक है। अब दूसरा संख्या भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे आप 6 और 7 से चेक कीजिए। 6 से 7 में भाग दीजिए, 6 एका 6, 1 बचेगा। 1 से 6 में भाग दीजिए, 1 6 6, ये कट गया। तो इस तरह से आप याद रखिए कि दो क्रमिक संख्याओं, कौन संख्याओं, दो क्रमिक यानी दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। इसे बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसे आप कलम उठाकर बनाने का कोशिश नहीं कीजिएगा। याद रखिए ऐसे सवाल को। अब यहाँ पर आप चेक करके हम आपको बता दिए, तो इसका आंसर जो होगा हमेशा 1 होता है। हमेशा क्या होता है, 1 होता है। चलिए अब चलते हैं हम अगले। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होता है। अब यहाँ पर दो क्रमिक यानी दो लगातार सम संख्या कहा जा रहा है। तो सम संख्या कहाँ से स्टार्टिंग होता है, 2 से। 2 4 6 8 10 12 14। आप किसी भी दो को लीजिए, 8 10 का लेते हैं। 8 और 10 का हम मौसा निकाल के आपको साइड में दिखा रहे हैं। 8 से हम 10 से में भाग देंगे, तो 8 है का 8, शेष बचेगा 2। 2 से 8 में भाग दे दिया, 2 चौका 8, ये पूरा पूरा कट गया। किससे भाग देने के बाद पूरा पूरा कटा, तो 2 से। तो हमारा मौसो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमारा मौसो क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए हम लेते हैं 10 12। 10 से 12 में भाग दिया, 10 एका 10, 2 बचा। 2 से 10 में भाग दे दिया, 2 पंचे 10। तो यहाँ पर भी पूरा पूरा कट गया। किससे कटा, तो 2 से। तो हमारा मौसो कितना आता है, 2। तब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी याद रखने वाली बात है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 2 होता है। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा हमेशा 2 होता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दो क्रमिक विषम संख्याओं का एचसीएफ। क्या है, दो क्रमिक विषम संख्याओं का एचसीएफ पूछा गया है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे उस दोनों क्वेश्चन को हमने बना के देखा, उसी तरह से इसको भी बना के देखेंगे। तब देखिए विषम संख्या हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। विषम संख्या कहाँ से, 1 3 5 7 9 11 13। तब 7 और 9 को आप ले लीजिए, 7 9 का एचसीएफ निकालिए। तो 7 से 9 में भाग दीजिए, 7 का 7, 2 बचेगा। 2 से 7 में भाग दे दीजिए, 2 तिया 6, 1 बचेगा। 1 से 7 में भाग दे दीजिए, 1 7 7, कट गया। अब फिर यहाँ पर क्या आता है, मौसो हमारा 1 आता है। मौसो क्या आता है, 1 आता है। अब हम 11 9 11 को लेते हैं, 9 और 11 को। तो 9 से 11 में भाग देते हैं, 9 का 9, 2 बचता है। 2 से फिर 9 में भाग देते हैं, 2 चौका 8, 1 बचता है। 1 से 2 में भाग देते हैं, 1 2 2 और 1 बचता है। तो यहाँ पर भी किससे पूरा पूरा भाग, 2 में 2 से भाग दिया, कट गया ना, 1 2 2। तो यहाँ पर भी मौसो हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो इस प्रकार से दो क्रमिक विषम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा हमेशा के लिए 1 होता है। दो क्रमिक विषम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा हमेशा के लिए क्या होगा, 1 होता है। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो चलिए इस तरह का एक थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं, समरूप का थ्योरम, समरूपता का थ्योरम क्या पढ़े हैं। दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपातिक हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछता है। तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या थ्योरम हम लोग पढ़ें कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है।
तो यहाँ पर संगत भुजाएं हमारा क्या दिया हुआ है, 4:9। संगत भुजा क्या दिया है, 4:9। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो यानी कि क्षेत्रफल एक त्रिभुज का और फिर दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजाओं संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात हो जाएगा। तो यानी संगत भुजा जो है इसका वर्ग हो जाएगा और फिर ये किस में रहेगा, अनुपात में रहेगा। तो हमारा कितना हो जाता है, 4 चौकम क्या हो जाता है, 16 और अनुपात 9 क्या हो जाता है, 81। और ये हमारा हो जाता है आंसर। आप इसे बिना कलम उठाए बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो याद रखिएगा कि जब भुजा दिया हुआ रहे, जब भुजा का अनुपात दिया रहे, क्षेत्रफल का अनुपात करने के लिए कहे, तो आप बिना कलम उठाए ये दोनों को वर्ग कर दीजिए। जैसे मैंने अभी किया, 4 चौका 16 और 9 81। मान लिया जाए एक उदाहरण स्वरूप हम लेते हैं, 3:2 यदि है तो इसको सीधे सीधे आप क्या कर दीजिए, 3 तिया 9 और अनुपात 2 दूनी 4 कर दीजिए। मान लिया जाए 8:7 है भुजा, तो इसका क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, 8 8 64 और 7 7 49 हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रिक है। ठीक है, आप इस ट्रिक को याद रखिएगा। सिर्फ भुजा दिया हुआ है, भुजा का अनुपात दिया है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात जो है उसके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, यानी वर्ग कर देना है। क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। यदि क्षेत्रफल दिया रहे और वर्ग निकालने के लिए कहे तो उसको रूट कर दीजिए। जैसे एक उदाहरण के तौर पर आपको हम समझा रहे हैं, जैसे क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया है, क्षेत्रफल अनुपात क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया है, तो मान लिया जाए 64:49 दिया, 49 दिया है। तो अब कहता है इसमें भुजा अनुपात भुजा निकालने, क्या कहता है, संगत भुजा का अनुपात निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो अब इस पर क्या कर दीजिए, रूट कर दीजिए, रूट कर दीजिए। तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8 और 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7। और ये भुजा का अनुपात होगा, भुजा अनुपात भुजा। तो आप इस हिसाब को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस तरह का हिसाब जो है बराबर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। तो यदि भुजा दिया रहे तो वर्ग कर देना, क्षेत्रफल दिया रहे तो उसका वर्गमूल निकाल देना है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन अपरिमेय नहीं है, कौन अपरिमेय नहीं है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इससे चुनना है कोई एक कि वैसा कौन है जो कि अपरिमेय नहीं है। तो पहले आप यहाँ बात को समझिए। यहाँ पर ये तुरंत आप रूट 7 देख के टिक नहीं मार दीजिए, या इस पर नज़र पड़े इस पर टिक नहीं मार दीजिए, इस पर टिक पड़े इस पर टिक नहीं मार दीजिए। यहाँ क्वेश्चन को समझिए, अपरिमेय नहीं। तो अपरिमेय नहीं, तो ये क्या पूछ रहा है कि कौन परिमेय है, क्या पूछ रहा है, कौन परिमेय है, ये पूछा जा रहा है। तो अब देखिए इसमें से ये देखिए अपरिमेय है, इसको हम कट करेंगे क्योंकि रूट 7 है। यहाँ पर भी ये दोनों जो है रूटे में है और इस दोनों में से किसी एक का भी वर्गमूल नहीं निकलने वाला है, और एक का निकलने से काम नहीं चलता, दोनों का निकलना चाहिए, ये भी अपरिमेय है। यहाँ पर भी देखिए रूट 3 जो है अपरिमेय है, रूट 7 अपरिमेय है, ये नहीं होगा। अब यहाँ बचा, तो ये 100% है कि ये परिमेय होगा, ये 100% है कि ये परिमेय होगा, फिर भी हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो चेक करके देख लीजिए। तो 75 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 15 × 5 = 75, फिर 5 से भाग देंगे, 5 × 3 = 15। तो ये क्या हो जाएगा, √5 × 5 × 3, और इसको भी उसी रूट के अंदर तोड़ देना है, 48 को भी 3 से भाग दो, 16 × 3 = 48 और फिर 2 से भाग दीजिए, 2 × 8 = 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। ठीक है, तो अब देखिए कैट हो गया, 3 हो गया 1 और 2 कितना बार है, 2 बार, 2 × 2 × 2 × 2, 3 और 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा। तो अब देखिए नीचे में 2 2 ठो 2 है और ऊपर में एक 5 का जोड़ा है, तो ऊपर में 5 हो जाएगा और नीचे में 2 2 हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4, यानी 5 बटा क्या हो जाएगा, 4। और ये कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, या तो आप इतना नहीं कीजिएगा तो डायरेक्ट आप लिखिए 75 बटा 48, क्या लिखिए 75 बटा 48, और इसी को आप कटा दीजिए, 3 से कटा दिए 25 और 16 तिया 48, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4। तो आप जैसे आपको आसानी लगे, जैसे आपके दिमाग में तुरंत जो आसान लगे उसी को बना दीजिए। तब आप समझ गए होंगे कि ऐसे चौंकाने वाले क्वेश्चन रहते हैं जो अक्सर विद्यार्थी जो है गलत कर बैठते हैं, वो सिर्फ √7 को देखेंगे,
√7 को देखेंगे और तुरंत जो है ए नंबर को गोल घेरा लगा के छोड़ देंगे। और बाद में जब पता चलेगा कि ये भी अपरिमेय है, ई भी अपरिमेय है, और ये क्वेश्चन जो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कौन परिमेय है, तो इस प्रकार से आप ध्यानपूर्वक जो है क्वेश्चन को पढ़िएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। दोस्तों देखिए ये अगला क्वेश्चन क्या है, बहुपद x² - 4x + 1 के शून्य का योग होगा। तो देखिए इसमें जो है बहुत स्टूडेंट्स जो है गलत कर बैठते हैं, वो शून्यक यानी अल्फ़ा बीटा निकालने लगते हैं और उसको जोड़ने लगते हैं। नहीं, वैसा नहीं, मैंने इसको पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र हम लोगों ने क्या पढ़ा है? -b/a। और यहाँ से अब देखिए a बराबर कितना है? 1। x² को गुणांक को a कहते हैं और x के गुणांक को हम लोग b कहते हैं -4, और अचर को हम लोग c कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर b हमारा कितना है? -4, और एक सूत्र में भी माइनस है, तो यहाँ पर माइनस और -4 अंदर में हो जाएगा। a हमारा कितना है? 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये भी आप ध्यान दीजिएगा, आपका ऑप्शन जो है कभी कभी मतलब जस्ट उल्टा रहेगा। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +4/1, और हमारा आंसर जो है 4 हो जाएगा। लेकिन कभी कभी जो है -4 भी रहता है आंसर में। और यहाँ पर देखिए लड़के भूल क्या करेंगे, इस माइनस को भूल जाएंगे या तो इस माइनस को, और यहाँ पर -4 का -4 ही लिख देंगे, -4 में 1 से भाग दे देंगे, -4 हो जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस बीटा है, बी में भी माइनस लगा है, और बी यहाँ पर सूत्र में भी माइनस है, और ओरिजिनल जो बी है उसमें भी माइनस लगा हुआ है। तो इस बात का आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों देखिए अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद f(x) = x² + x + 1 के मूल हो तो 1/α 1/बीटा निकालना है। तो चलिए यहाँ पर हमको पहले इसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके देखना है। तो क्या होगा, ये 1/α जोड़ 1/बीटा का मान निकालने का है। तो चलिए इसका हम पहले लघुत्तम लेंगे। अल्फ़ा और बीटा का लघुत्तम क्या होगा? अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा से ई टोटल में भाग देंगे तो अल्फ़ा और ये अल्फ़ा कट जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे दीजिए, ऐसे भगा दीजिए बटा में, तो अल्फ़ा अल्फ़ा कट गया, बीटा बचा, और बीटा को 1 से गुना करेंगे तो बीटा। अब देखिए इसमें अल्फ़ा इंटू बीटा में किससे भाग देंगे? बीटा से। इससे आप लघुत्तम के नियम को पढ़े होंगे, बीटा बीटा कट जाएगा, बच जाएगा अल्फ़ा, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा। अब जरा इसको आप सीधा कर दीजिए, अल्फ़ा को इधर बीटा को इधर कर दीजिए, चूँकि आदत हम लोगों को बना हुआ अल्फ़ा जोड़ बीटा, और इधर अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फ़ा जोड़ बीटा बराबर सूत्र क्या होता है? -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है? c/a। अब यहाँ से आप चलिए, यहाँ से जो है a b c का मान निकालिए। तो a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर भी 1 है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि -b/a, ठीक है, और भागा में है c/a, ठीक है, बटा है तो भाग में, तो -b/a, और गुना में बदल जाएगा, a ऊपर और c नीचे चला आएगा, तो a कट जाएगा, बचेगा क्या? -b/c। और b बराबर कितना है? -1। c बराबर कितना है? 1। तो -1 में 1 से भाग देंगे, कितना होगा? -1 होगा, और ये हमारा होगा आंसर, ठीक है। तो अब देखिए इस तरह से हिसाब जो है बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, त्रिभुज चैप्टर से लिया है। त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है कि DE समांतर BC तथा BC बराबर 8 cm, तो DE का मान होगा। तो चलिए हम एक फिगर बना के समझाते हैं आपको। चलिए ये हमारा फिगर है, ये त्रिभुज क्या है? ABC। अब क्या कहता है? AB एवं AC के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु D है, इसका मध्य बिंदु E है, ये दोनों को मिला दिया। अब क्या कहता है? DE इस प्रकार है, किस प्रकार है? तो DE जो है समांतर है किसका? BC का। DE जो रेखा है वो समांतर है किसका? BC का। अब यहाँ पर BC जो है 8 cm दिया हुआ, पूछ रहा है DE कितना होगा, तो ये मध्य बिंदु पर में है। आप 9 क्लास में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप देख सकते हैं 9 क्लास में ये जो मध्य बिंदु पर में जो है, जिसको हमने प्रूव करके दिखाया है, वो मध्य बिंदु पर में क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दिया जाए तो वो भुजा जो है तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। तो यहाँ पर DE जो है समांतर है BC का, तो ये जब DE समांतर BC का है तो ये आधा भी होगा।
तो डी बराबर क्या होगा, डी ई बराबर हाफ BC होता है मध्य बिंदु पर में से। हाफ और BC का मान कितना दिया 8, तो 8 में 2 से भाग दे दीजिए तो हमारा 4 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए, बहुत आसान हिसाब है, यदि आप थ्योरम को याद रखते हैं तो आपके लिए हिसाब जो है आसान पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का विवेचक यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए कहता है। तो चलिए देखिए इसको हम बनाते हैं। तो हमारा a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है -4, c बराबर हमारा कितना है 3। हमको निकालने क्या कहता है, विवेचक। विवेचक का सूत्र क्या होता है, डी को विवेचक कहते हैं। d बराबर क्या होता है b² - 4ac। अब देखिए यहाँ पर b बराबर हमारा कितना है -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 2 4ac। ए की जगह पर 2 और c की जगह पर कितना है 3 है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 8 तिया कितना हो जाएगा -4 दूनी 8, 8 तिया कितना हो जाएगा -24। तो 16 में 24 घट जाएगा, क्या होगा 16 में 24 घट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना होगा -8। ये हमारा विवेचक हो जाएगा, कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले को। चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल देखिए यहाँ पर क्या कहता है, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा गुना बीटा। यहाँ पर अल्फा बीटा निकाला नहीं है, अल्फा गुना बीटा बराबर सूत्र होता है c/a। अल्फा गुना बीटा बराबर सूत्र क्या होता है c/a। इस सब हिसाब को बिना आप कलम उठाए बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं c बराबर 1 है, c बराबर 1 है और a बराबर क्या है 4 है, तो यहाँ पर 1/4 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा 1/4 होगा। तो चलिए दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन नए ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंट जो होंगे उसको लेके मैं आऊँगा। आप लोग को यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के पास शेयर कीजिए तो और अच्छा लगेगा, वीडियो भी बनाने में मन लगेगा। तो बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन नए टॉपिक के साथ, नए ऑब्जेक्टिव के साथ। जय हिंद जय भारत।